नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंडिया ग्लोबल वीक में बोले पीएम मोदी, हर चुनौती से मुकाबले को तैयार, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म में विश्वास। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक के पहले दिन उद्घाटन भाषण दिया। 3 दिन तक चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल, इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे टैलेंट का हब है जो दुनिया में अपनी पहुंच दिखाना चाहता है। उन्होंने कहा कि यहां पर महामारी संकट और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 लोग हिस्सा लेंगे और इसमें 250 ग्लोबल स्पीकर 75 सेशन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इस बात का विश्वास है कि ग्लोबल रिवाइवल की कहानी में भारत की अग्रणी भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि फिर चाहे सोशल दिक्कतें हो या फिर आर्थिक दिक्कतें हो, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। हिंदुस्तान आज महामारी के खिलाफ मुकाबला कर रहा है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी नजर बनाए हुए हैं। वैश्विक समृद्धि और अच्छाई के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार है। ये भारत है जो ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म में विश्वास रखता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जब भी महामारी की वैक्सीन की खोज होगी तो उसे विकसित करने और उसका उत्पादन बढ़ाने में भारत का अहम योगदान होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एलएसी में 25 दिन बाद पहले जैसी स्थिति, पीछे हटे चीनी सैनिक। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हुई झड़प के ठीक 25 दिन बाद आज पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार भारत और चीन के बीच इसके साथ ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर पीछे हटने की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। लद्दाख के फिंगर एरिया से चीनी सेना अब हट रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार को चीनी सैनिक हॉट स्प्रिंग एरिया से 2 किलोमीटर पीछे हट गए। दोनों देशों के आपसी समझौते के तहत चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A क्षेत्र से 2 किलोमीटर पीछे हटे। इसके साथ ही भारतीय सेना भी 2 किलोमीटर इन जगहों से पीछे हट गई। दोस्तों, इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव आ सकते हैं बाहर, तेजस्वी के संकेत से कार्यकर्ताओं में उत्साह। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि वह विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर तक जेल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा संकेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को राजद की एक बैठक के दौरान दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान तेजस्वी ने अपने नेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजद प्रमुख जेल से निकलने वाले हैं। जमानत के लिए लालू पहले से ही प्रयासरत हैं। रांची हाई कोर्ट में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई भी की जा रही है। हालांकि अभी तक उन्हें अदालत से राहत नहीं मिल सकी है। जिस मामले में जेल में बंद है उसमें अक्टूबर तक आधी सजा की अवधि पूरी हो जाएगी, इसलिए जमानत का ये मजबूत आधार बन सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आधार कार्ड में पता बदलवाना अब हुआ आसान, रेंट एग्रीमेंट से भी हो जाएगा काम। दोस्तों, आपको बता दें कि किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किराएदारों के लिए आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। अब किराए के घर में रहने वाले लोग आधार में अपना पता बदलवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट को मुख्य दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते इस रेंट एग्रीमेंट पर किराएदार का नाम लिखा होना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले अपने रेंट एग्रीमेंट को स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बना लें। अब आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए UIDAI की आधिकारिक साइट पर जाएं। यहां आपको माय आधार के विकल्प पर जाना होगा, उस पर क्लिक करें। अब अपडेट योर आधार सेक्शन में जाकर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। आप अपना पता अपडेट करके अपने रेंट एग्रीमेंट की पीडीएफ को डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास BPO सर्विस प्रोवाइडर को चुनकर रिक्वेस्ट सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। इस नंबर की सहायता से आप रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
इसके कुछ दिनों के बाद आपका नया एड्रेस अपडेट हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विकास की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही बदले गए थे महाकाल थाने और चौकी के प्रभारी। दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले बुधवार को उज्जैन के 8 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया था। इसमें महाकाल चौकी इंचार्ज और महाकाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ भी शामिल हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये पुलिसकर्मी विकास दुबे की मदद कर रहे थे? क्या वे उसे पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे? गिरफ्तारी से ठीक पहले इन पुलिस कर्मियों के तबादले से सवाल खड़े होते हैं। दरअसल विकास दुबे ने पहले उज्जैन पुलिस के सामने सरेंडर किया, इसके बाद एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विकास को महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया, उसे महाकाल थाना पुलिस ने ही अरेस्ट किया। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस बीते 6 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी भी की थी। मंगलवार को उसके हरियाणा के फरीदाबाद में होने की जानकारी मिली, हालांकि पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, विकास दुबे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने की सीबीआई जांच की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे 7 दिन के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। इसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के तरीके को लेकर विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास दुबे का नाम न होना ये बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जग जाहिर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानपुर के जघन्य अपराध में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वे पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा भी करता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा 11 से 13 जुलाई को रिजल्ट का नोटिस है फेक। दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक नोटिस को बोर्ड ने फेक करार दिया है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने हालांकि रिजल्ट की पुख्ता तिथियों को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक रिलीज होने की उम्मीद है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बोर्ड ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी। आपको बता दें कि महामारी की वजह से सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट जारी करने में पहले ही महीनों देरी हो चुकी है, जबकि पेंडिंग परीक्षाएं जुलाई से शुरू होने वाली थी। सीबीएसई ने मई और जून में पहले से ही कागजात के लंबित मूल्यांकन पर काम शुरू कर दिया था। बोर्ड ने जून के तीसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया था। आपको बता दें कि महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं सीबीएसई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए नोटिफिकेशन में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प को स्पष्ट करे, साथ ही स्टेट बोर्ड एग्जाम की वर्तमान स्थिति, परीक्षाओं की तारीख के बारे में भी बताए। इन सभी मुद्दों की सुनवाई 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट के करीब, ओली और प्रचंड के बीच बातचीत विफल, पीएम का हटना लगभग तय। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी राजदूत के दखल के बाद भी नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी अपने अंदरूनी कलह से नहीं उबर पाई है। न ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पीछे हटने के लिए तैयार हैं, न ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड। हफ्ते भर में कम से कम 6 मुलाकातों के बावजूद दोनों नेता अपने मतभेद दूर नहीं कर पाए। बुधवार को नेता कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक सिर्फ इसलिए टाल दी गई कि दोनों शीर्ष नेताओं को अपने मतभेद दूर करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। यह बैठक अब शुक्रवार को होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी 68 वर्षीय ओली के राजनीतिक भाग्य का फैसला सुना देगी। दोस्तों आपको बता दें कि ओली से प्रचंड ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और झालानाथ खनल जैसे नेता भी बहुत नाराज हैं। नाराजगी का कारण है कि ओली की लगातार भारत विरोधी टिप्पणियां। आपको बता दें कि 68 वर्षीय ओली के राजनीतिक भविष्य के बारे में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान फैसला लेने की उम्मीद है, जिसमें उनकी कुर्सी को बचाने के लिए नेपाल में चीन के राजदूत हुई यांकी जोर शोर से लगी हुई हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बुलेट ट्रेन को लेकर आई जरूरी खबर, रेलवे ने प्रोजेक्ट पूरा करने में लगाया दम।
दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में महामारी संकट के बावजूद इंडियन रेलवे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रफ्तार कम नहीं की है। इसके साथ ही रेलवे की एक और बड़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये तब है जब देश में ऐसे प्रोजेक्ट लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और आर्थिक कारोबार में मंदी के चलते देरी से चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव की माने तो भारतीय रेल बुलेट ट्रेन को समय से दौड़ाएगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। ये हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद रूट पर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है, जबकि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कौन बनेगा लखपति, किसे मिलेगा विकास दुबे पर रखा गया 5 लाख का इनाम। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे भले ही यूपी पुलिस के हाथ न आया हो, लेकिन उसने मध्य प्रदेश जाकर उज्जैन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब वो 5 लाख का इनाम किसे मिलेगा और कौन बनेगा लखपति। दोस्तों आपको बता दें कि अगर गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस के हाथ आ जाता तो उसका एनकाउंटर तय था, लेकिन उस शातिर बदमाश ने एक बार फिर से यूपी पुलिस को चकमा दे दिया और उज्जैन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में उस पर घोषित किया गया 5 लाख का इनाम किसे मिलेगा, इस बात पर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद इस इनाम के अलग अलग दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम महाकाल थाना पुलिस का है, जिन्होंने विकास को महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया। फिर दावेदार हो सकते हैं महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मी, क्योंकि गार्ड ने बताया कि उसने संदिग्ध हालत में विकास को वहां घूमते देखा तो उसे टोका और उसका पहचान पत्र मांगा। और तीसरे दावेदार मंदिर के पुजारी और चौथे दावेदार मंदिर परिसर के दुकानदार। अब दोस्तों देखते हैं कि इनाम की राशि किसे मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से किसे मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, डिप्लोमेटिक नोट भेजकर भारत ने नेपाल के नए नक्शे का किया विरोध, दावा किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय इलाके को नए नक्शे में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने डिप्लोमेटिक नोट भेजकर नेपाल सरकार के सामने आपत्ति जाहिर की है। नेपाल मीडिया ने नेशनल असेंबली के एक सदस्य के हवाले से बताया है कि नई दिल्ली की ओर से 24 जून को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर विरोध जताया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नारायण बिदारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने कमेटी को बैठक के दौरान बताया कि भारत ने डिप्लोमेटिक नोट भेजकर भारतीय दावों वाले इलाके को नक्शे में शामिल किए जाने का विरोध किया है और नेपाल के दावे को खारिज किया है। नेपाल सरकार ने 20 जून को नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, जिसके बाद में संसद के दोनों सदनों ने पास किया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक नेपाल या भारत की ओर से यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। नेपाल की ओर से नक्शा जारी किए जाने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बयान जारी करके इसे तथ्यों और सबूतों के आधार के बिना एक तरफा कार्रवाई करार दिया था। श्रीवास्तव ने कहा था कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल करते हुए नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे का प्रकाशन बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के समझ के विपरीत है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ऐप बैन से जूम भी डरा, कहा कि चीन से कोई नाता नहीं, बताया ठिकाना। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है। इस दौरान तमाम तरह की मीटिंग के लिए जूम ऐप का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तमाम बड़ी कंपनियों में जूम के जरिए ही पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों के बीच मीटिंग हो रही है। दरअसल टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप बैन के बाद जूम की ओर से अब एक सफाई पेश की गई है। कंपनी ने चीन के साथ रिश्ते को नकार दिया है। जूम के अध्यक्ष ने एक ब्लॉग में लिखा है कि कुछ गलतफहमियां निराशा करने वाली हैं, खास तौर पर जूम और चीन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लॉग में लिखा गया कि हम ये स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे हम भारतीय बाजार में पकड़ बनाते रहे, जूम से संबंधित तथ्यों के बारे में कुछ भ्रम पैदा हुआ। हम इन्हें स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जूम एक अमेरिकी कंपनी है। जूम का कहना है कि चीन से उसका कोई नाता नहीं है। यह एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक पर सार्वजनिक कारोबार करती है। कंपनी का मुख्यालय भी अमेरिका के सैन जोस में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बीएसपी मुखिया मायावती बोली, अब सामने आने चाहिए विकास दुबे के आका, जनता को भी है इंतजार। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के नेताओं को भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोलने का मौका मिल गया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से पहले कांग्रेस की प्रियंका गांधी तथा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा था। बसपा मुखिया ने भी 3 जुलाई के बाद आज यानी कि गुरुवार को कोई ट्वीट किया है,
3 जुलाई को भी उन्होंने विकास दुबे प्रकरण पर ही ट्वीट किया था। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट में लिखा कि कानपुर कांड के अपराधी विकास दुबे की काफी लंबी जद्दोजहद के बाद अंततः गिरफ्तारी होने के बाद से अब जनता को अगले कदम का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के विकास दुबे को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद अब इसके तमाम आपराधिक सांठगांठ और माफियागिरी आदि का पर्दाफाश होने का इंतजार है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने कहा कि विकास दुबे का प्रायोजित आत्मसमर्पण, नरोत्तम मिश्रा पर उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि 5 लाख के आरोपित विकास दुबे की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रायोजित सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण बताते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा, के मिश्रा, जेपी धनोपिया, भूपेंद्र गुप्ता ने दुबे की गिरफ्तारी पर शिवराज सरकार को घेरा है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के सौजन्य से ये सब संभव हुआ है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास दुबे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का चहेता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। ऑल